चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स 01 इसलिए क्योंकि इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स 02 या न्यूक्लियर फिजिक्स और हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स 1 में? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा एनसीईआरटी में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के नाम से। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग एटम्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हमें मॉडर्न फिजिक्स 1 में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स 2 में मॉडर्न फिजिक्स 2 बोल दूं या न्यूक्लियर फिजिक्स बोल दूं, एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें हमें न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स इसीलिए इसका नाम रख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो जो लाइट के प्रोपगेशन से रिलेटेड जो थ्योरीज है, ठीक है, आप एक तरीके से मान सकते हैं कि उन्हीं थ्योरीज को डेवलप करते करते काफी हद तक साइंस या फिजिक्स बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट लाइट से ही रिलेटेड बेस्ड है, लाइट से ही रिलेटेड है मेरे कहने का मतलब। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले लाइट के प्रोपगेशन से रिलेटेड थ्योरी किसने दिया था? तो अराउंड 1675 में जो थ्योरी आई थी वो न्यूटन सर की थी। क्या नाम था उसका? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। यस, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। तो सुनिएगा, सबसे पहले थ्योरी किसकी आई है? न्यूटन सर की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसमें क्या था? इसमें उन्होंने ये बताया कि किसी सोर्स से जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में बाहर आता है। मतलब लाइट एक्चुअली एक पार्टिकल है, लाइट किसी मीडियम में पार्टिकल के जैसा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में। ठीक, इसके तुरंत बाद हाइगन की वेव थ्योरी आई। ठीक है, और उन्होंने पहली बार क्या बताया था कि लाइट का प्रोपगेशन किसी मीडियम में क्रेस्ट ट्रफ बनाता हुआ वेव जैसा होता है। ठीक है ना। फिर ये दोनों थ्योरीज पेपर पर ही थी। अराउंड 1800 में एक साइंटिस्ट आए जो काफी ज्यादा यंग थे, उनका नाम था थॉमस यंग्स। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वाईडीएसी। ठीक है, और वाईडीएसी ने एक्सपेरिमेंटली हमें बताया कि लाइट का प्रोपगेशन किसी मीडियम में कैसा होता है, वेव जैसा, है ना। तो 1800 ऑनवर्ड्स सब लोग ये मानने लग गए कि लाइट का प्रोपगेशन किसी मीडियम में वेव जैसा ही होता है, लाइट एक वेव ही है। सबको यही मानकर चल रहे। ठीक है, तो 1800 से मतलब पूरा ये जो 18th सेंचुरी था उसमें लाइट को सब लोग वेव ही मानते थे। ठीक, ओके। फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया 1905, जब एक एक्सपेरिमेंट हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लाइट के पार्टिकल नेचर से ही। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दोबारा से हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा था कि न्यूटन सर सही थे। मतलब उन्होंने लाइट को पार्टिकल बताया था, थोड़ी देर के बाद वेव थ्योरी आ गई, लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया लाइट का वेव नेचर, और फिर करीब 100 साल के बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें लोगों को यह पता चल रहा था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। समझ रहे हैं? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ? तो अब इस टाइम पर 1905 में जो मोस्ट जीनियस पर्सन थे वो थे आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन ने अपने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसने पूरा तहलका मचा दिया था उस टाइम पे। उनमें से वन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च पेपर था वो था अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए यहां तक की बात? तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली लाइट के पास डुअल नेचर होता है। लाइट के पास क्या होता है? डुअल नेचर होता है। यानी लाइट किसी मीडियम में वेव के जैसा भी ट्रैवल कर सकता है, पार्टिकल जैसा भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात अब आइंस्टाइन सर बोल रहे थे, मान लिया सबने। फिर उन्होंने ही आगे चल के एक और बात बताई कि सिर्फ लाइट ही नहीं है जिसके पास डुअल नेचर है, दुनिया में हर चीज के पास डुअल नेचर है।
यानी कि जो मटेरियल पार्टिकल है उसके पास भी डुअल नेचर है। इसीलिए चैप्टर का हम लोग नाम रख रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इसी डुअल नेचर के बारे में थ्योरीज जानेंगे। आगे बात समझ? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक छोटा सा टर्म डिफाइन करते हैं, ये है वर्क फंक्शन। लिखिए, देखिए ये हमारे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, ये क्या है? मेटल। तो आपको पता होगा कि मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब है उन इलेक्ट्रॉन से जो इस मेटालिक सरफेस के अंदर रैंडमली इधर उधर इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या ये पॉसिबल है कि यही इलेक्ट्रॉन खुद से इस मेटालिक सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाए? तो आंसर है ऐसा खुद से पॉसिबल नहीं है। आप निकाल सकते हैं, पर निकालने के लिए हमारे पास करना क्या होगा? तो इस इलेक्ट्रॉन की एक सर्टेन अमाउंट से हमें एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। मतलब इतनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी कि ये दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव या दूसरे फोर्सेस को तोड़कर इस मेटालिक सरफेस से बाहर आ पाए। तो मैं सिंपली कहना ये चाह रहा हूं कि आप किसी मेटालिक सरफेस से यदि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, और वही मिनिमम एनर्जी कहलाती है इस मेटल का वर्क फंक्शन। इस मेटल का इसलिए क्योंकि अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। समझ गए? लेट मी रिपीट माई सेल्फ कि किसी भी मेटालिक सरफेस से उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक सरफेस के जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो इसे बाहर आने से रोकता है उसे तोड़कर ये इस मेटालिक सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो वही मिनिमम एनर्जी क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन कहलाता है। समझ गए? तो लिखिए इस बात को, वर्क फंक्शन इट इज दैट मिनिमम एनर्जी which is required to pull an electron out of metal। ठीक है, इस वर्क फंक्शन को या तो हम लोग कैपिटल W से डिनोट करेंगे या नहीं तो फाई से डिनोट करेंगे। समझ गए? अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में मैं एक और बात बोलता चलूं कि यहाँ पर अब कोई डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस बेस्ड सवाल नहीं आएगा। मतलब हार्डली कोई डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर कोई सवाल मिलेगा ही नहीं। सवाल जो मिलेंगे वो थोड़े से कैलकुलेशन वाइज टफ हो सकते हैं, उसमें नंबर्स थोड़े बड़े बड़े होंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज, इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो यदि आप जेईई नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा प्रॉब्लम बनाते समय। हाँ, आईसीएसई में अलाउड है तो आप अपने स्कूल के एग्जाम के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है पूरे मॉडर्न फिजिक्स में। ओके, चलिए ये लिख लिया, ठीक है ना? तो आइए हम लोग जो कह रहे थे कि किसी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट में एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके कुछ मेथड्स हैं। क्या क्या मेथड है? तो पहला मेथड है थर्मो एमिशन। यस, थर्मो एमिशन, या इसी को थर्माइनिक एमिशन भी बोलते हैं। तो थर्मो या थर्माइनिक एमिशन से मेरे कहने का मतलब है कि ये है हमारे पास कोई एक मेटल, तो इस मेटल को हम लोग सिंपली हीट अप करना स्टार्ट करेंगे। मतलब हीट एनर्जी इस मेटालिक सरफेस में, मतलब इस मेटल को हीट एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। थर्मल एनर्जी बढ़ते 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 कभी ना कभी इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये इस मेटालिक सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएगा। बाहर आए हुए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कह सकते हैं दिस इज थर्मो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम निकाल देंगे इसका बताइए? थर्मो इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने हीट सप्लाई किया तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये एनर्जी मिली,
और एनर्जी मिलने की वजह से उसका वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने लगा। तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ते 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 कभी ना कभी इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये मतलब कि जो वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड था वो वर्क फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। जैसे ही वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिल गई तो यही इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएगा। तो बाहर आए हुए इस इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है? थर्मो इलेक्ट्रॉन। ठीक। दूसरा, फील्ड इलेक्ट्रॉन या फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होता है, देखिए ये एक मेटल है, इस मेटल के सामने मैं एक बहुत ही स्ट्रांगली चार्ज्ड सीट रख रहा हूं। ठीक है, मतलब एक ऐसी सीट है जिसके पास बहुत हाई डेंसिटी में चार्ज है, हाई डेंसिटी में चार्ज है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आकर इधर जमा हो जाएंगे और कंडक्टर के दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। मान लेते हैं कि आप इसके ऊपर चार्ज और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होगा। लेट्स से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि ये इस मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को पुल करके बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो फिर से हमारा इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक सरफेस से बाहर आ चुका है। तो बाहर आए हुए इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं दिस इज फील्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खैर ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए ज्यादा काम का है वो है फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये सुनिएगा क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक मेटालिक सरफेस है, मतलब ये एक मेटल है, और इस मेटल के ऊपर हम लोग कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका लाइट भी हो सकता है। अब ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए और इसका वेवलेंथ कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो कम से कम सुन तो रखा ही होगा। एनर्जी इज hc/λ या h/f होता है। हम लोग इस चीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई एक वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या वेवलेंथ ज्यादा होगा तो इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये रेडिएशन जब आप किसी मेटालिक सरफेस पर डालते हैं तो ये रेडिएशन अपनी एनर्जी इस मेटालिक सरफेस के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को दे देता है। और मान लेते हैं एक बार को कि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा बढ़ी हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस मेटालिक सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएगा, और बाहर आए हुए इसी इलेक्ट्रॉन का नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इसका बताइए? फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ गए? चलिए, तो हेडिंग डालिए, लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो फिर से एक बार इस बात को समझिएगा कि ये यहां पर हमारे पास कोई एक फोटो सेंसिटिव सरफेस है। फोटो सेंसिटिव सरफेस कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए सेंसिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए सेंसिटिव। तो ये यहां से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला है। मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये रेडिएशन अल्ट्रावायलेट, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट ना भी हो, कोई दूसरी भी लाइट रेडिएशन हो, मतलब ऐसी लाइट रेडिएशन हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो और इसका वेवलेंथ कम हो, ताकि आप ये कह सकें कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक ठाक एनर्जी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही ये रेडिएशन आती है और इस फोटो सेंसिटिव सरफेस पर स्ट्राइक करती है, तो ये रेडिएशन क्या करता है, ये रेडिएशन अपनी एनर्जी इस फोटो सेंसिटिव सरफेस यानी मेटालिक सरफेस के अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, जैसे इसका एक दूसरा वर्जन फोटो बना के मैं दिखाता हूं। ठीक है, ये आपके पास वो मेटालिक सरफेस, यहां से आपने क्या डाला, तो एक रेडिएशन डाल रहे हैं, एक रेडिएशन। तो रेडिएशन की जो एनर्जी है वही एनर्जी किसे मिल जाती है, इस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को ये सरफेस कूदने के लिए, बस सरफेस से बाहर आने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। यदि इस रेडिएशन के पास की एनर्जी, जिसे मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, और इस मेटालिक सरफेस से बाहर कूदने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए उसे ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है बताइए, वर्क फंक्शन।
तो यदि इस इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा बड़ी हुई तो क्या होगा? तो आंसर है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर कूद जाएगा। बाहर आए हुए इसी इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रॉन। बाहर आए हुए इस इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है बताइए? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया है, तो सामने एक दूसरा मेटालिक सरफेस और लगा दिया। ठीक है, सामने एक दूसरा मेटालिक सरफेस और लगा दिया है। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट किसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर। ठीक है, तो यहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स आगे आकर के दूसरी प्लेट को हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रीजन में जैसे एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेटअप हो गया। ओके, और आगे ये पूरा कंडक्टिंग वायर से हमारा ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। तो यदि इस रीजन में आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लो सेटअप कर दिया है तो आगे तो पूरा कंडक्टिंग वायर ही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बैटरी वगैरह भी कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने एक ठीक ठाक एनर्जी वाली रेडिएशन इस मेटालिक सरफेस के ऊपर डालना स्टार्ट किया, यहां से कौन बाहर आया? फोटो इलेक्ट्रॉन। और वही फोटो इलेक्ट्रॉन आगे चल के एक सर्किट में करंट बन रहा है। तो सर्किट में बनने वाले इसी करंट को हम लोग फोटो करंट नाम दे देते हैं। क्या कहते हैं इसे? फोटो करंट। ठीक है, तो यही फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये फेनोमेना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि लाइट रेडिएशन जिसके पास ठीक ठाक एनर्जी है वो किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस से टकराती है तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, और यही फोटो इलेक्ट्रॉन अब जो करंट बना रहे हैं तो इस करंट को हम लोग फोटो करंट बोलेंगे, और ये फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। ठीक, चलिए, तो ये मैंने लिख दिया है कि फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटालिक सरफेस when electromagnetic radiation of sufficiently high frequency are incident on it, this is photoelectric effect। ठीक है, और ये जो जनरेटेड करंट है यही करंट हमारा फोटो करंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो कंक्लूजन्स हैं एक बार के लिए हम लोग वो कंक्लूजन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या है ये कंक्लूजन? तो देखिए, ये जैसे हमारे पास कोई एक लाइट का सोर्स है। ठीक है, तो इस सोर्स से बेसिकली एनर्जी के छोटे 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 पैकेट्स बाहर आ रहे हैं। एनर्जी के इन्हीं छोटे पैकेट्स को हम लोग क्वांटा या फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, यही क्वांटा या फोटॉन को आप कह सकते हैं कि लाइट के पार्टिकल्स हैं। ठीक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो पहला कंक्लूजन नंबर 1 इज कि पार्टिकल या पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई सा भी जो लाइट का सोर्स होता है, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो या आर्टिफिशियल सोर्स हो, वो अपने अंदर से कंटिन्यूअसली एनर्जी तो थ्रो कर रहा है ना। तो ये एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आ रही है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लाइट रेडिएशन जो एनर्जी थ्रो कर रहा है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स बंडल बनाकर थ्रो कर रहा है, और वही छोटे छोटे बंडल्स क्वांटा या फोटॉन्स हैं। ठीक है, क्या नाम निकाल सकते हैं आप इसका? क्वांटा या फोटॉन। ओके, देखिए, तो ये जो क्वांटा या फोटॉन इस डिफरेंट सोर्सेस से आ रहे हैं, तो जब तक इसका इंटरेक्शन किसी फिजिकल सब्सटेंस से नहीं हुआ है, किसी मैटर से नहीं हुआ है, तब तक ये क्वांटा या फोटॉन किसी मीडियम में वेव के तरीके से चल रहे होते हैं। कैसे चल रहे होते हैं? वेव जैसा। जैसे ही इसका इंटरेक्शन किसी फिजिकल सरफेस से होता है, किसी मेटालिक सरफेस से होता है, किसी नॉन मेटालिक सरफेस से होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो क्वांटा या फोटॉन्स हैं ये बेसिकली एक पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब जैसे ही ये क्वांटा या पार्टिकल किसी मेटालिक सरफेस से टकराता है तो फिर ये बिल्कुल एक पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा होता है। तो सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ अ मैटर, these radiations behaves
एज पार्टिकल। ठीक है, दीज रेडिएशंस बिहेव्स एज पार्टिकल, और यही पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटा। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं कि रेडिएशन से मतलब किसी सोर्स से जो चीज बाहर आ रही है वो एनर्जी के छोटी से पैकेट है, एनर्जी के एक छोटे से पैकेट के फॉर्म में है। ठीक है, और जैसे ही ये पैकेट किसी फिजिकल सब्सटेंस, किसी मेटालिक नॉन मेटालिक सरफेस से टकराता है तो यही पैकेट्स जो हैं वो बिल्कुल एक पार्टिकल जैसा एक्ट करते हैं, और यही पार्टिकल क्या है? फोटॉन। चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, यानी ये फोटॉन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, चौथी बात, रेस्ट मास ऑफ ईच फोटॉन, किसी एक फोटॉन का रेस्ट मास एम नॉट में लिख देता हूं 0 होता है। फोटॉन के पास अपना कोई रेस्ट मास नहीं होता है। ठीक है, पांचवी बात, फोटॉन्स डू नॉट फॉलो इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, फोटॉन्स कंजर्वेशन फॉलो नहीं करते। इसका मतलब है आप नए फोटॉन क्रिएट भी कर सकते हैं और फोटॉन्स डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। जैसे ये जो सोर्स है तो यहां से कंटिन्यूअसली फोटॉन्स आ रहे हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस में फोटॉन्स आ रहे होंगे। ये फोटॉन्स आए, इधर किसी सरफेस से टकराए, कैसे टकराए? तो बिल्कुल एक पार्टिकल के जैसा टकराए, और टकराने के बाद वो फोटॉन्स गायब हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, खत्म हो गए। ऑलराइट, तो फोटॉन्स कभी भी कंजर्वेशन फॉलो नहीं करते। मतलब फोटॉन्स कैन बी क्रिएटेड, photons can be created or destroyed। ठीक है, फोटॉन क्रिएट भी किए जा सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ फोटॉन is 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। कहा? वैक्यूम में। तो ये जो आप लाइट रेडिएशन की स्पीड बोलते हैं ना 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, वो एक्चुअली फोटॉन की ही तो स्पीड होती है कि किसी मीडियम में लाइट फोटॉन एयर या वैक्यूम में लाइट फोटॉन 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होता है। आगे बात समझ? ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फोटॉन का भले ही रेस्ट मास 0 होता है लेकिन इन फोटॉन्स के पास लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो अगला लिखिएगा कि मोमेंटम कैरीड बाय फोटॉन P, ये लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा होता है। ठीक है, P की वैल्यू किसके बराबर होती है? तो P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ही लगाना है। आपने लीनियर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वो इधर मत लगा दीजिए गलती से, क्योंकि फोटॉन का रेस्ट मास कितना है? 0 है। उसके बावजूद इसके पास मोमेंटम है और ये मोमेंटम है h अपॉन लैम्डा के बराबर। ठीक है, h क्या है? तो h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख लीजिएगा 6.626 इंटू 10 रेज टू दी पावर -34 जूल्स सेकेंड, या दिस इज सेम एज 4.14 इंटू 10 रेज टू दी पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। एक दूसरी यूनिट और है यहां पर एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है, वैसे इन वैल्यूज को रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको बता दिया जाएगा।
या तो सवाल में ही बता दिया जाएगा, ठीक है, या जनरल इंस्ट्रक्शन में बता दिया जाएगा। मैंने यहां लिख दिया है, ओके, ठीक है। सुनिएगा अगली बात, एट्थ पॉइंट, फोटोन के पास एनर्जी तो होता है ना, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस एट्थ पॉइंट कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। किसकी फ्रीक्वेंसी? तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जिसका फोटोन है। तो यहां से हम लोग ये लिखते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू H इंटू एफ। एफ या म्यू दोनों ही फ्रीक्वेंसी के लिए मैं लिख सकता हूं। ये याद रखिएगा कि हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? H इंटू एफ के बराबर है। F फ्रीक्वेंसी है। फिर आप ये तो जानते होंगे कि C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी इज C बाय लैम्डा। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं एनर्जी हर एक फोटोन की hc बाय लैम्डा के बराबर। कितनी है? hc बाय लैम्डा के बराबर। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि कोई एक ऐसा लाइट रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा हो या वेवलेंथ जितना छोटा हो वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा। समझ गए? फिर आप बोलेंगे कि ये तो h बाई लैम्डा, ये जो h बाई लैम्डा है यही तो लीनियर मोमेंटम है ना। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या लिखा? तो p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, ठीक है। ये तो एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू c भी होता है, या यूं कह लीजिए कि लीनियर मोमेंटम इज एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। रिलेशन बिटवीन पावर एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। यहां से मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए कि ये हमारे पास कोई एक सोर्स है। कैसा सोर्स? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स है। इस सोर्स के बारे में आपको यह बताया जा रहा है कि सोर्स की जो पावर है, पावर को मैं कैपिटल P से डिनोट करूंगा, ठीक है, कैपिटल P से। ये पावर P है। तो इस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आ रहा है, यानी कौन बाहर आ रहा है? फोटॉन्स बाहर आ रहा है, फोटॉन्स, ठीक है। पावर होता क्या है? तो पावर बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। ओके, अब मैं यदि ऐसा बोल दूं कि यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर आ रहे हैं उसके लिए फ्रीक्वेंसी f है, या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। तो आप एनर्जी की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए? तो एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा है, ठीक है ना, hc बाय लैम्डा। मान लेते हैं कि इस t टाइम के अंदर, अब ये तो एक फोटोन की एनर्जी है hc बाय लैम्डा। यदि इस सोर्स का पावर p है तो लेट से कि t टाइम में इससे n नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं। कितने फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं? n नंबर ऑफ फोटॉन्स इससे बाहर आ रहे हैं। तो इस n को मैं ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी है hc बाय लैम्डा, टोटल n नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर आए हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? n टाइम्स ऑफ hc बाय लैम्डा। तो ये जो n बाई टी है ना, इस n बाई टी को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, और इसे हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे। इसे डिनोट करेंगे स्मॉल n से। तो पावर क्या हो गया बताइए? n बाई टी इज स्मॉल n इंटू hc बाय लैम्डा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये स्मॉल n नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज p लैम्डा बाई h इंटू c के बराबर। ये याद रखिएगा, ओके। h की वैल्यू याद है ही सही, h की वैल्यू भी लिख दिया। c होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो h इंटू सी है ना, h इंटू सी, मैं यहीं से लिखता चलता हूं कि ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट, c है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो इसकी जो वैल्यू है 6.626
ये चलिए सीधा जो वैल्यू है मैं वही इसी वैल्यू पे ही आता हूं। ये H इंटू सी की वैल्यू आप याद रख सकते हैं। H इंटू सी की वैल्यू होती है 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, या दिस इज 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये याद रखिएगा, ये याद रखने से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन जो है उसमें थोड़ा सा समय तो बचेगा। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली यदि वेवलेंथ हमें नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में ही जनरली एक्सप्रेस करके दिया जाता है तो H इंटू सी की वैल्यू सीधा हम लोग याद रखें। ठीक है, ये समझ गए ना? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ये सोर्स है, सोर्स के लिए पावर हम लोगों ने क्या मान रखा है, P। इस सोर्स से जो रेडिएशन बाहर आ रहा है उस रेडिएशन के लिए वेवलेंथ है लैम्डा, इसकी फ्रीक्वेंसी है f। ठीक है, ओके। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। हर एक फोटोन की एनर्जी है hc बाय लैम्डा, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स यदि से t टाइम में बाहर आए हैं तो n ऊपर, क्योंकि हर एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा है तो n फोटॉन्स की एनर्जी hc बाय लैम्डा इंटू n के बराबर। ठीक है, t से डिवाइड कर दिया इसको, तो कैपिटल n बाई टी हम लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। आप इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते थे कि ये जैसे पावर हमारे पास p है तो एक फोटॉन की एनर्जी होगी h इंटू एफ के बराबर, n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं t टाइम में तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, t से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यही कैपिटल n बाई टी मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड है, तो पावर इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू h इंटू एफ होगा, तो स्मॉल n इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई h इंटू एफ। ठीक है, ओके, ये लैम्डा के टर्म्स में p इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ hc बाई लैम्डा लिखती है। तो यहां से हमारे पास ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कीजिए एक क्वेश्चन। टेन रेज़ टू द पावर -9। चलिए आइए इसके बाद हम लोग एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक हाइड्रोजन एटम है जो रेस्ट पर, ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम रेस्ट पर, रेस्ट। ठीक है, एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 150 नैनोमीटर। तो ये यहां से कोई ऐसा वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है जिसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है, तो वेवलेंथ है 150 नैनोमीटर। ठीक है, अभी देखते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर इट एब्जॉर्ब्स द फोटोन। तो आपको ये मास दे रखा है। ठीक है, तो चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को मैं प्रॉब्लम के थ्रू ही कवर करना चाह रहा था कि जब कभी भी इस रेडिएशन का इंटरेक्शन किसी पार्टिकल से होता है, ठीक है, जब कभी भी इस रेडिएशन का इंटरेक्शन किसी पार्टिकल से होता है तो एक फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन में जो टोटल एनर्जी है और जो टोटल लीनियर मोमेंटम है ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं कि किसी फोटोन का इंटरेक्शन किसी भी पार्टिकल के साथ होगा तो इस फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन में आप दो चीजें कांस्टेंट मान सकते हैं, दो चीजें कांस्टेंट कंजर्व करा सकते हैं।
पहली चीज है एनर्जी और दूसरी चीज है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इस बात को इधर कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा पहले कि इन फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन, इन अ फोटोन पार्टिकल interaction, total energy and linear momentum remains constant, remains constant। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास फोटोन है, इस फोटोन का वेवलेंथ दे रखा है। ठीक है, ये फोटोन आया, हाइड्रोजन एटम से टकराया और हाइड्रोजन एटम ने इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस टक्कर के बाद, इस फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन के बाद, ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम कितनी स्पीड से भागना स्टार्ट करेगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन हुआ है, क्या हम लोग लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। तो इस टक्कर के पहले की जो भी इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, ये बराबर होगा टक्कर के बाद के लीनियर मोमेंटम के बराबर, है ना। तो टक्कर के पहले किसके पास है मोमेंटम? तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन एटम तो रेस्ट पे है, तो हाइड्रोजन एटम का लीनियर मोमेंटम लिख दीजिए 0। तो मोमेंटम किसके पास है? फोटोन के पास। फोटोन के लिए लीनियर मोमेंटम कितना होगा? तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ठीक है, ऑलराइट। ये मोमेंटम टक्कर के बाद क्या हुआ है? तो टक्कर के बाद फोटोन का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया किसने? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम अब किसी वेलोसिटी v से भाग रहा है, तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। समझ गए? तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ जाएगी बताइए? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू लैम्डा। h हो गया 6.626 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 34। मास मैंने दे रखा है, मास इज 1.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 27। और वेलोसिटी, सॉरी, ये v इज इक्वल टू, मैं लिख रहा था h अपॉन m इंटू लैम्डा। तो h इज 6.626 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 34। मास है हमारे पास 1.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 27। ठीक है, और ये लैम्डा है, लैम्डा। तो लैम्डा कितना दे रखा है? ये है 150 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 9। बताइए कितना आ रहा है? वही समथिंग समथिंग सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? तो देखिए आप इसको ऐसा लिख लीजिए 6.626 अपॉन ये 1.67 इंटू 150 लिख लेता हूं। ये 10 रेज टू दी पावर कितना है हमारे पास? 150, ऊपर 34 है, ठीक है, और नीचे 27 और 9 36 हो गया। ठीक है, ये 36 ऊपर गया तो प्लस 36 हो गया, तो 10 रेज टू दी पावर 2 हो गया। ये एक जीरो से एक जीरो, तो इसका कैंसिल आउट ही हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.64 मीटर पर सेकेंड, 2.64 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, तो इसको किसने एक्सप्लेन किया? तो वो थे हमारे सर आइंस्टाइन। क्या बताया इन्होंने? देखिए, वो जो मैं बता रहा था ना कि 4 रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया, उसमें से वन ऑफ द रिसर्च पेपर यही था इनका। तो ये रिजल्ट इतना सिंपल था कि उस टाइम पर आइंस्टाइन के अलावा किसी दूसरे आदमी ने एक्सप्लेन किया होता ना,
तो कोई मानता भी नहीं। ठीक है, क्या था कंक्लूजन, देखिए कि ये हमारे पास कोई एक सोर्स है, इस सोर्स से आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस फोटोसेंसिटिव प्लेट के ऊपर डाला है, मतलब मेटालिक प्लेट के ऊपर डाला है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस सोर्स से ये जो रेडिएशन आ रही है, तो रेडिएशन के पास एनर्जी है E। ठीक है, रेडिएशन के पास एनर्जी कितनी है E। इस रेडिएशन से आने वाली एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। यदि इस सोर्स के लिए आपको फ्रीक्वेंसी बता दिया जाए या सोर्स से आने वाली लाइट रेडिएशन के लिए वेवलेंथ बता दिया जाए, तो यही एनर्जी का फॉर्मूला इज h इंटू एफ, यानी तो hc/λ है। ठीक है, तो ये सोर्स से आने वाला जो एनर्जी है वो कौन लेकर आ रहा है, एक फोटोन लेकर आ रहा है। ये फोटोन आया 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 और इस मेटालिक सरफेस के अंदर पड़े किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो ये फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन में क्या हुआ, फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन में टोटल मोमेंटम और एनर्जी कांस्टेंट है। तो इस टक्कर के बाद जैसे मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है ये कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, तो वो फोटोन को खा गया, मतलब फोटोन का एग्जिस्टेंस कंप्लीटली गायब। ठीक है, फोटोन का एग्जिस्टेंस गायब हो गया, लेकिन फोटोन की एनर्जी का क्या हुआ, तो फोटोन अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देकर चला गया। फोटोन अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देकर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन को ये जो एनर्जी मिली है फोटोन से, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को दो पार्ट में यूज कर लेता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट। तो एक पार्ट इस इलेक्ट्रॉन का खर्च हो जाता है सिर्फ इस मेटालिक सरफेस को जंप करने में। तो आप बोलेंगे ये तो आपको पता है कि इस मेटालिक सरफेस को जंप करने में ही कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो आंसर इज वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी। भाई यदि ये इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक सरफेस से बाहर आना चाहता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर की। अरे ये बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, तो इस इंसिडेंट रेडिएशन से एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को कितना मिल गया, E यूनिट का। मान लेते हैं कि इस मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन है W, या इसे मैं फाई भी लिख सकता हूं, W या फाई। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक सरफेस से बाहर कूद रहा है, जंप कर रहा है, तो इसका फाई यूनिट या W यूनिट का एनर्जी खर्च हो चुका है। तो अब जो बची हुई एनर्जी है, उसी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर भाग रहा होगा, और जिस एनर्जी के साथ ये बाहर भाग रहा है, तो आप इसे बोल सकते हैं दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये बाहर भागते हुए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो E यूनिट एनर्जी मिली और फाई यूनिट एनर्जी खर्च हो गई। ओके, तो अब जो बची हुई एनर्जी है वही इस बाहर भागते हुए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, तो सबसे पहली बात कि ये सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ तभी स्टार्ट होगी जब इंसिडेंट रेडिएशन के पास की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा बढ़ी। भाई यदि मान लेते हैं कि इस इंसिडेंट रेडिएशन के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिलेगा, क्या वो बाहर आ पाएगा, नहीं, बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाहर आने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है, तो कम से कम वर्क फंक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना के होने के लिए, बस सिर्फ होने के लिए, इंसिडेंट रेडिएशन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, तो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर हो या वर्क फंक्शन से ज्यादा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आपने ये एनर्जी मान लेते हैं वर्क फंक्शन से ज्यादा बड़ी डाल दी, तो इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही कूदा तो 5 यूनिट एनर्जी खर्च हो गया जस्ट जंप करने में, ओके ना, और जो एनर्जी बच गई वही इस बाहर भागते हुए इलेक्ट्रॉन की आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन यदि E है, वर्क फंक्शन यदि फाई है, तो फाई प्लस के मैक्स इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, यानी कि बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E माइनस फाई होगी। अच्छा, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, सुनिए,
इसका मतलब यह है कि हम लोग अभी तक सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो बिल्कुल ये सरफेस पर ही बैठा हुआ था। एक बार और सुन लीजिएगा, ये वाली बात सुन लीजिएगा फिर लिखिएगा। हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे थे? उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे जो जस्ट सरफेस पर ही बैठा हुआ था। उसे इस इंसिडेंट रेडिएशन से कितनी एनर्जी मिली? ई यूनिट की। वो एनर्जी लेकर क्या किया? तो वो जैसे ही बाहर कूदा तो 5 यूनिट एनर्जी खर्च हो गया और बाकी बची हुई एनर्जी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहला रही है। ओके, तो इस सरफेस के अलावा मान लेते हैं कि कोई एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ा इस मेटालिक सरफेस में अंदर है, उसे भी इंसिडेंट रेडिएशन से कितनी एनर्जी मिली? ई यूनिट की एनर्जी। अब वो भी क्या चाहता है? तो वो भी इस मेटालिक सरफेस से बाहर आना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो वो लेट से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या किसी दूसरे न्यूक्लियस से टकरा गया। ओके, अब ये जो टक्कर है, मान लीजिए ये टक्कर इन इलास्टिक नेचर का है, तो उस टक्कर में इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी कम हो गई। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि एनर्जी मिली तो ई थी, लेकिन वो आगे चल के किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, तो एनर्जी उसकी थोड़ी सी, उस टक्कर में इनइलास्टिक कोलिजन था तो थोड़ी सी उसकी एनर्जी यहां पर खर्च हो गई। ठीक है, और अब ये बाहर आया। ठीक है, तो अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल सरफेस से ही कूद रहा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कहीं अंदर से बाहर आया एक दो टक्कर करने के बाद, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? ऑब्वियसली जो सरफेस से बाहर निकला है। तो सरफेस से बाहर निकलने वाले यानी उस इलेक्ट्रॉन के लिए जिसने अंदर कोई एनर्जी खर्च नहीं की है, उसे जस्ट एनर्जी मिला और वो जस्ट बाहर कूद गया, तो उसी की एनर्जी कहलाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो एनर्जी है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो सरफेस में किसी दूसरी पोजीशन से आ रहा होगा या थोड़ा अंदर से आ रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो दो चार टक्कर करने के बाद बाहर आ रहा होगा, तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी इससे छोटी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इससे छोटी होगी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये तो मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन ई माइनस टाइम्स ऑफ वर्क। ये किसी दूसरे जनरल किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, आई बात समझ? ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि आप इस E का तो एक्सप्रेशन जानते हैं, आप इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू H इंटू एफ माइनस टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। या आप इसी चीज को लिख सकते हैं दिस इज एच सी बाई लैम्डा माइनस टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक। तो ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो हम लोगों ने यूज कर लिया है, ठीक है। ओके, मैं एक बार फिर से अपनी बात रिपीट कर लेता हूं कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से नहीं, सरफेस के अंदर किसी दूसरी जगह से बाहर आएगा, या वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस में ही, सरफेस तक पहुंचने के पहले एक दो कोलिजन्स परफॉर्म करके बाहर आएगा, और उस कोलिजन में यदि उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बहुत लूज कर दी है, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी E माइनस 5 के बराबर नहीं है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी E माइनस 5 से छोटा है, ठीक है। तो बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन के पास की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 से E माइनस 5 के बीच की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ऑलराइट। यानी कि बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी hc बाय लैम्डा माइनस 5 और 0 के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ओके। एक्सपेरिमेंटली यदि आप y एक्सिस के अलोंग लें नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स और x एक्सिस के अलोंग लें मैक्सिमम काइनेटिक, तो ये वेरिएशन हमारे पास कुछ यानी बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती है। ज्यादातर बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही होते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से बहुत छोटी होती है, ठीक है। और रीजन उसका हल्का फुल्का आइडिया आपको लग ही रहा होगा कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आने के पहले 1 2 3 4 इन इलास्टिक नेचर के कोलिजन्स परफॉर्म कर लेते होंगे,
हर कोलिजन्स में कुछ ना कुछ एनर्जी कम होती होगी, ओके, जिसकी वजह से बाहर आए हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू से तो छोटी होती है। चलिए मैं एक नंबर लेके समझाता हूं, ठीक है, ये समझ गए, समझ गए ना। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिंपल सिंपल सिंपल, जस्ट ऐसे ही आपको समझ में आ जाए, इसके लिए जस्ट एक एग्जांपल असाइन करो। मान लेते हैं कि इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अच्छा, अब एनर्जी हम लोग ज्यादातर जूल्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एनर्जी की हमारे पास अब एक नई यूनिट है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो ये लिख लीजिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 जूल के बराबर की होती है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली वो एनर्जी है जो कोई एक इलेक्ट्रॉन तब गेन करेगा जब उसे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कराया जाए। मेरे कहने का मतलब है कि ये जैसे हमारे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, मतलब मान लीजिए कि इस प्लेट का पोटेंशियल है 1 वोल्ट, इस प्लेट का पोटेंशियल है 0, ठीक। ऑलराइट, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को आपने यहां से छोड़ा 0 पोटेंशियल डिफरेंस वाले रीजन से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है यहां? ऐसा। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा कैसा? ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और किसी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट दिशा में लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे 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 आगे आएगा, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ते 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 ये इस प्लेट को हिट करने के पहले कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा। कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा वो जानने के लिए लगा दीजिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। यहां से आपने इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, क्या किया है? रिलीज। तो काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, ठीक है। तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। यहां पे इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, इस प्लेट का पोटेंशियल इज 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। जब ये इस प्लेट को हिट करने वाला होगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो पोटेंशियल एनर्जी इज -e इंटू इस प्लेट का पोटेंशियल है v, ठीक है। तो यहां से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ गया? E इंटू v, ठीक है। अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस आप 1 वोल्ट लगाएंगे तो दैट विल बी 1 eV, 5 वोल्ट लगाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का ये रिलेशन, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा था, वापस से आते हैं हम लोग इस बात पर कि ये एक मेटल है, इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर डाला, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बिल्कुल सरफेस पर बैठा हुआ है, तो सरफेस पर बैठे हुए इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। वो क्या करेगा? तो अब जैसे ही ये फोटोन पार्टिकल इंटरेक्शन होगा तो इस इंटरेक्शन के बाद फोटोन का एग्जिस्टेंस गायब, खत्म। फोटोन क्या करेगा? फोटोन अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को रिसीव करके जैसे ही मेटालिक सरफेस से बाहर आया तो उसकी कितनी एनर्जी खर्च हो गई? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बची? तो इसके पास जो एनर्जी है उसी को हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और दिस इज इक्वल टू एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन, यानी हमारे एग्जांपल के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ? ठीक, चलिए एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर, और उसको भी यही एनर्जी मिली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा कि वो सरफेस तक आ रहा था और आने में वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, और इस टक्कर में उसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च कर दी। वो भी सरफेस पर ही आना चाहता है या वो भी बाहर ही निकलना चाहता है, लेकिन जब वो बाहर आ रहा था तो उसके रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया और इस टक्कर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च हो गई। तो इसे भी कितना मिला था? 10 एनर्जी लेकर आगे चला तो टक्कर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गया। अब ये भी बाहर कूदा, कूदने में कितना खर्च हो गया? 4 यूनिट का। तो इसका टोटल कितना खर्च हो चुका है? 5। तो अब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन।
कैसे लिखा मैंने 5 समझ गए ना, 10 मिला था और 1 यहां खर्च हो गया, कूदने में 4 और खर्च हो गया, तो टोटल 5 यूनिट खर्च हो गया। आई बात समझ? तो ये है मैक्सिमम, और ये इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी उस मैक्सिमम से छोटी है, उससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, मान लेते हैं एक कोई और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो लेट से 2 टक्कर करता है। कितने टक्कर? 2, और हर टक्कर में वो भी 1-1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च करता है। ओके, तो इसे भी कितनी एनर्जी मिली थी? 10। पहले टक्कर किया, एक टक्कर के बाद कितनी एनर्जी बच गई? 9। एक और टक्कर किया, अब कितनी एनर्जी बच गई? 8। अब फिर वो कूद गया बाहर, तो कूदने में कितनी एनर्जी खर्च हो गई? 4। तो इसकी टोटल 6 यूनिट एनर्जी खर्च हो गई। 6 यूनिट एनर्जी खर्च हो गई, तो इसके पास कितनी एनर्जी बच गई? 4 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ? ठीक है, ऑलराइट। मान लेते हैं कोई एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऐसा समझिए कि वो लेट से बाहर सरफेस तक आने में वो टोटल 6 कोलिजन्स परफॉर्म करता है। कितने? इसी मेटालिक सरफेस में, इसी में, जिसका वर्क फंक्शन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। आप कितने यूनिट की एनर्जी डाल रहे थे? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो सरफेस तक पहुंचने के पहले टोटल 6 कोलिजन्स परफॉर्म करता है, या चलिए 7 कोलिजन्स परफॉर्म। कितना? 7। और हर कोलिजन में वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लूज करता है। ओके, तो सरफेस तक आते आते वो कितनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा? 7। और फिर वो सरफेस से यदि बाहर भागने की कोशिश करेगा तो उसे पता चलेगा भाई सरफेस से बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 4। और वो 7 कोलिजन्स परफॉर्म कर चुका है, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कर चुका है, एज्यूमिंग हर कोलिजन में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चली जाती है। तो क्या वो बाहर आ पाएगा? नहीं। आई बात समझ? तो मैं यहां से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जितने फोटॉन्स डालते हैं ना फोटोसेंसिटिव सरफेस पर, तो एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आते हैं। बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू जितने जितने फोटॉन्स आप इस मेटालिक सरफेस पर डालते हैं। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूं? कि पड़ने वाले फोटॉन्स का नंबर काफी ज्यादा होता है और बाहर आए हुए फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काफी कम होता है। रीजन बीइंग कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अंदर किसी ना किसी तरीके से अपनी एनर्जी लूज कर देता है, इवन इफ आप वर्क फंक्शन से ज्यादा बड़ी एनर्जी डालते हैं उसके बावजूद। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि इसने जो 7 कोलिजन्स परफॉर्म किए तो वहीं पर उसकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च होगी। ठीक, तो क्या आप लोग ये वाली बात समझ चुके हैं? 2 चीजें। पहली बात कि इस मेटालिक सरफेस से बाहर आने वाला हर इलेक्ट्रॉन एक जैसी एनर्जी के साथ बाहर नहीं आता है, कोई ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर आता है, कोई कम एनर्जी के साथ बाहर आता है। और दूसरी बात, इस मेटालिक सरफेस पर पड़ने वाले फोटॉन्स का नंबर ज्यादा है और बाहर आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है। ओके ना? ठीक है, इस बात को लिख भी लीजिएगा कहीं नोट बनाकर। ईच फोटॉन which comes out from photosensitive surface या metallic surface may have different energy। चलिए, और ये जो दूसरी बात है उसके लिए तो हमारे पास बकायदा एक टर्म है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है,